मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीवन, सबको नमस्कार। मनीष शर्मा जी, रविश, सुबोध कुमार, समर्पित, फैजान हुसैन, रोहित पांडे, मनीष शर्मा, सियान दास, विपिन कुमार, गुड मॉर्निंग टू ऑफ यू। और सबको साफ और एक बार कृष्ण कुमार कह कि प्रणाम प्रणाम, बिहारी बाबू कह नमस्ते, प्रेस कुमार कह नमस्ते सर, विनय चौधरी मॉर्निंग, राजू सिंह महादेव, श्वेता कुमारी मॉर्निंग, रामलाल प्रणाम, चंदन प्रदीप, लवकुश, फैजान, बिहारी, राहुल सिंह, नितिन कुमार मॉर्निंग, कुमार जय श्री राम, जय श्री राम, सुनील कुमार गुड मॉर्निंग, चंदन, स्वस्तिक, राहुल प्रदीप और ठीक है भाई, चौथा गुप्ता, शैलेंद्र बबलू, सब राम जय हिंद भारत। और आज 3 प्रोग्राम मिल रहे हैं, जैसा आपको पता है कि पहले इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को इस तरह से गया, तो आज हम निकल जाएगा भाई, तो 7 मार्च को निकलेगा, ठीक है। रजनीश, रोशन, अनमोल, विक्की, पीके, माय नेम इज अर्चना, चल रहा है सर, प्रणाम देवेंद्र जी। चलो देखो, अब क्या शुरू करना है जी। एक काम करना, अगर किसी बच्चे ने क्लास नहीं लिया तो मैं आप सब लोग एक क्लास ले लो, क्योंकि क्लास फ्रिक्शन स्टार्ट कर चुके हैं, 1 घंटा ऑलरेडी हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, आज भी फ्रिक्शन चलेगा शुरुआत में, तो अपनी क्लास लेने से पहले क्लास देखी होगी तो आप लेकर समझ पाओगे। तो बेटा ऐसा कि क्लास नहीं आया तो समस्या है, दूसरी बड़ी है, जब क्लास छोड़कर लास्ट क्लास कंप्लीट करें, लास्ट क्लास में पूरा समझ पाए, लास्ट क्लास में आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में फ्रिक्शन के प्रकार पढ़ेंगे, तो 3 प्रकार के फ्रिक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक घर्षण, एक काइनेटिक फ्रिक्शन, एक रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। हिंदी में स्टैटिक का फ्रिक्शन का और हमारे पास रोलिंग घर्षण, ठीक। ये आपको रोलिंग फ्रिक्शन है, ये तो काम करेगा, तो रोल करेगी, जैसे गाड़ी टायर रोल होते हैं, है ना, तो कुछ रोल करेगी, रोल करेगी और रोलिंग फ्रिक्शन काम करेगा। और ये सिस्टम लगता है, आप एक बात सोचो, अगर मुझे एक बहुत बड़ा ब्लॉक, एक बहुत बड़ा कोई वस्तु, अगर मुझे एक से दूसरी जगह नहीं हो तो मैं किसी के काम मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसे स्टैंड पर कुछ चाहिए नहीं हो, इसे पूरा स्टैंड नहीं होता, चाहिए होते हैं, उसके बाद तो अगर काम हो गया तो रोल करेंगे, आप सामान ले जाएंगे, उसे ठेला हो, रेड़ा हो, रिक्शा हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो या कार हो, इन सब के टायर रोल करते हैं, तो रोल दरअसल फ्रिक्शन करता है, और रोलिंग फ्रिक्शन है, इस सिस्टम का करता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू सिस्टम में तो इसमें वैल्यू होती है, रोलिंग फ्रिक्शन की मिनिमम होता है सबसे कम, ठीक। अब स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक घर्षण और गतिज घर्षण, इन्हें समझने के बाद सुनेंगे, फिर उस स्टोरी से कनेक्ट करेंगे, फिर आप ये स्टैटिक और गतिज घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को समझ पाएंगे, ठीक है। वो इसमें कोई नहीं है, इसको बताओ नॉलेज है, ठीक है। तो बार-बार ये मतलब क्लास में सब ध्यान करो। अब इस समझने के लिए क्या करते हैं, देखो आप ये मान लो मेरे घर में एक बहुत भाई आ गया है, बहुत भाई है, मान लो कि वो 300-400 किलो का भाई, और मैं सोचा कि इसको यहाँ से किस इस दूसरे वाले कोने में ले जाना है, तो मैंने सोचा कि मेरे को नहीं पड़ा है, ठीक है। अब मैं क्या अलमारी में फोर्स लगाया, तो मैंने सोचा कि नहीं पड़ा है, फिजिकल होता है में, तो मैंने फोर्स लगाया, तो उसको एक्सेलरेट करनी चाहिए, तो कितनी मारनी चाहिए, जैसे मैं फोर्स लगाऊंगा काम होगा, मैं एक्सेलरेट करके कोने में चाहिए, लेकिन मैंने अलमारी फोर्स लगाया, अलमारी का समझ मिली, मैं क्या करने लगा, मैं फोर्स लगा रहा हूं या मैं एक्सेलरेट नहीं, तो किसी ने कहा भाई साहब ये एक्सेलरेट करने में है ना, ये होता है नेट फोर्स, अगर आपने फोर्स लगाया और अलमारी नहीं चली, इसका मतलब क्या है कि अलमारी का नेट फोर्स जो है, जितना फोर्स आप इधर से लगाओ ना, अलमारी पर उतना फोर्स लगा होगा, मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैंने फोर्स लगाया, वो तो दिखाई नहीं है, अगर फोर्स लगाओ तो नहीं हिल रही, तो कोई ना कोई फोर्स है जो लगा है, यहां पे एक ही फोर्स है जो आपको लगा हुआ है फ्रिक्शन, अलमारी सरफेस पर हुई है, वो क्या है, जब मैं अलमारी पर फोर्स लगाऊंगा तो 50 लगा, तो अलमारी में फ्रिक्शन लगाना वो 50 होगा, जितना फोर्स मैं फोर्स लगाऊं उतना ही फ्रिक्शन आपको लगा, नेट फोर्स जो नहीं, मैं आपको बता दी, मैंने 50 लगा, अलमारी नहीं चली, कोई बात नहीं, फ्रिक्शन 50 लगा, तो मैं बाहर गया दूसरी का के लिए दिखाई, अब मैंने फोर्स लगाया 80 लगा, अलमारी अभी भी किसी, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन ने भी अपनी वैल्यू कैसे कर ली है, तो फ्रिक्शन की खास बात होती है, जैसे आप फोर्स लगाओगे फ्रिक्शन के साथ में वैल्यू निकालेगा, हमने तो कितना चौड़ा है, हम सबने 10 लगाया, अलमारी अभी भी किसी, इसका मतलब फ्रिक्शन भी 10 होता है, मैं तो 5 फोर्स लगाया, लगाने 300 डबल, अलमारी अभी किसी, फ्रिक्शन कितना होता है 300, जैसे फोर्स लगाऊं 50 लगाने में 300 किया, तो फ्रिक्शन भी घर्षण के मान बढ़ा के 300 कर रहा है, जितना फोर्स फ्रिक्शन इसलिए मैं ऐसा करके किसी नहीं, मतलब 50 हो गया, अब तो नहीं इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे फोर्स बढ़ाते हो वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ाता है, लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिट नहीं बढ़ता है, मतलब फोर्स बढ़ा मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू 400 बढ़ता है, तो जैसे फोर्स 400 402 फ्रिक्शन 400 वैल्यू नहीं सकता, 400 से 400 हो गया, तो चलेगी, तो फ्रिक्शन के साथ होता है कि जैसे फोर्स बढ़ाओगे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, एक लिमिट के बाद फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है, उससे फ्रिक्शन नहीं बढ़ता, अब आपने सिर्फ फोर्स लगा दिया उससे बढ़ेगी, तो आज के बाद आप अपने घर में कभी किसी वस्तु को घिसाए हो, किसी वस्तु को 100 से ज्यादा तो समझ जाना कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी, आपने फोर्स दिया है, जैसे फोर्स बढ़ाते फ्रिक्शन बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट का फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, अब आपने फोर्स लगा दिया तो आपका सामान चलेगा, अब काम करो, अगर सोफा हो या बेड हो, तो फोर्स लगाओ ऐसे, आपने फोर्स लगाया तो समझ लो और समझ लो एक भाई को बढ़ना चलेगा, तो समझो कि मान लो आपने मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ा था, आपने उससे लगा दिया, इसलिए चलाओ, जैसे फोर्स बढ़ता है फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट का फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, आप चलना शुरू कर देगी, जब चलना शुरू कर देती है मोशन आ जाती है, फिर फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी चलती है, हम चीजें समझते हैं, स्पीड ऑफ फ्रिक्शन बढ़ नहीं होता, उसको स्पीड से फ्रिक्शन बस जब तक उसको नहीं चलेगी तब तक उसको है, तब तक क्या होगा फोर्स फ्रिक्शन एक लिमिट का फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, शुरू कर देगी। अब इसी बात को मैं आपको थोड़ा सा क्या चल रहा हूं, देखो हमें क्या बनाएंगे अभी फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में, इतना फोर्स लिखाऊं इतना फ्रिक्शन घर्षण लिखाऊं, तो मैं क्या बता आपसे कि जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, वो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन बचता है उसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण, इस सीमा के बाद फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण। अब उसको करेगी चलना शुरू कर देगी, जब उसको चलना शुरू करती है तो फ्रिक्शन की वैल्यू है ये फिर चलती है चेंज नहीं करेगी, देखो फोर्स बढ़ा फ्रिक्शन बढ़ा, ये कौन सा फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक घर्षण, जब तक वस्तु रुकी होती है फोर्स बढ़ने पर फ्रिक्शन का मान बढ़ता है, रुकी वस्तु को बढ़ता है स्टैटिक घर्षण, स्टैटिक घर्षण बड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन का बढ़ता है जब तक वस्तु रुकी होती है, रेस्ट होती है, जब वस्तु चलना शुरू कर देगी तो उसका काम करता है काइनेटिक फ्रिक्शन, जब वस्तु चलती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन का करता है गतिज घर्षण, गतिज घर्षण का बढ़ता है जब वस्तु मोशन हो, गति में हो, जब वस्तु गति में होगी और इसकी वैल्यू फिक्स, जब वस्तु गति में होगी स्पीड कम हो जाता है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट, फिक्स होती है, इसकी वैल्यू नहीं रहती कांस्टेंट नहीं होती, लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसके साथ क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ ये अपनी वैल्यू बढ़ाता है, जैसे फोर्स बढ़ेगा फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा, इसलिए एक सेल्फ एडजस्ट फिक्स वैल्यू, यह है अपने मान को स्वयं समायोजित करता है, एडजस्ट करता है, यह है अपने मान को स्वयं, यह अपने मान को स्वयं समायोजित एडजस्ट करता है, जैसे फोर्स बढ़ेगा फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है फ्रिक्शन नहीं होती, जैसे फोर्स समायोजित करता है फ्रिक्शन की वैल्यू थी, फोर्स बढ़ा दिया फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ गई, फोर्स बढ़ा फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन एक लिमिट पर बढ़ जाएगी, उससे कहते हैं लिमिट फ्रिक्शन, जो लिमिट फ्रिक्शन है इस स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम होता है, लिमिट फ्रिक्शन क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान, ठीक है। तो लिमिट फ्रिक्शन क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन की अधिकतम वैल्यू, वैसे बताओ मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे, तो आप सब पढ़ लेंगे, तो याद आपको यहां पे आप अगर मुझे पूछा है उसने कि वो कौन सा फ्रिक्शन है जो अपनी वैल्यू को सेल्फ एडजस्ट करता है, तो सेल्फ एडजस्ट वैल्यू तो कौन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन, आपसे पूछा है कि किस फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है, फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है और तो काम करता है वस्तु मोशन में गति होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सेल्फ एडजस्ट करता है, ये तो लगता है वस्तु हुई हो, आपसे पूछेगी लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से फोर्स बढ़ता है वैल्यू बढ़ता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, वैसे बताएंगे मैं ऐसे पूछने वाला हूं, एक डाउट आपने बताया कि इसका बहुत कम होता है, 400 किलोमीटर होता है फॉर्मूला से, एक डाउट है सर आपने बताया था इस इंटरनेशनल स्टेशन पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, मैंने कहा था कि वो फ्री फॉल कर रहा है, मुक्त रूप से गिरा है, जब उसको देखकर तो फ्री फॉल होती है, तो फ्री फॉल की कंडीशन में इफेक्टिव ग्रेविटी शून्य होती है, जैसे मान लो कि ये मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास फ्री फॉल कर रहा है, मुक्त रूप से गिरा है, मुक्त रूप से गिरा, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जैसे फ्री फॉल फ्री फॉल है, ये उसको फ्री फॉल मुक्त रूप से गिरा, तो नॉर्मल रिएक्शन जो होती है, तो नॉर्मल रिएक्शन में लिखा है फ्री फॉल नॉर्मल रिएक्शन जो और बिंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन बनाती है, तो ताकि वो नॉर्मल रिएक्शन लंबा प्रक्रिया बनाता है, नॉर्मल रिएक्शन जो इसलिए आपको नहीं लगता, ऐसा नहीं कि ग्रेविटी समाप्त हो जाएगी, वो ग्रेविटी
शॉप में लगी, उस रेडिएटर से घूम रहा है वो फ्री फॉल कर रहा है, मुझे रहा है देखो पढ़ने क्लास को। अब यहाँ पे देखना बेटा कि तय कैसे होगा, पेशेंट कितना होगा या पेशेंट क्लास देखिए नंबर क्लास में पेशेंट कितना होगा डिपेंड करेगा सरफेस कैसा है। इसी क्लास में पेशेंट को म्यू आर तो म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ गुणांक सरफेस का डिपेंड करेगा, नॉर्मल एक्शन के लिए डिपेंड करेगा। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसका कौन सा लेना देखो बेटा, मान लो कि ये ऐसे एग्जांपल है 5 साल बताएगा क्वेश्चन सुनेंगे। मान लो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है सीमांत घर्षण, किसी केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है सीमांत घर्षण जो है मान लो कि इसका मान लिमिटिंग फ्रिक्शन का सीमांत घर्षण का लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है 390 न्यूटन, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू को 390 न्यूटन तक बढ़ा सकता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 390 न्यूटन है, मैंने फोर्स लगाया 60 न्यूटन का, अगर फोर्स लगाऊंगा 60 न्यूटन का तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, अगर फोर्स बढ़ाकर दूंगा 110 न्यूटन तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, अगर फोर्स बढ़ाकर दूंगा 290 न्यूटन 290 न्यूटन तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, अगर फोर्स बढ़ाकर दूंगा 370 न्यूटन तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, फोर्स अगर बढ़ाकर दूंगा 409 न्यूटन तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, ये आपको बताना है। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 390 न्यूटन है तो 60 न्यूटन लगेगा, फ्रिक्शन कितना 1 मिनट में लगेगा, 110 न्यूटन फ्रिक्शन कितना, 200 न्यूटन फ्रिक्शन कितना, 300 न्यूटन फ्रिक्शन कितना, 400 न्यूटन फ्रिक्शन कितना, 1 मिनट में मुझे समझ आएगा, जो बता देगा ठीक है, मैं जानता हूं। मुझे लगेगा मुझे कुछ आंसर पास में आ रहे हैं यहां पे देखना, ये बच्चों का आंसर लगता है सही है। मैंने आपको बताया कि जितना फोर्स होगा उतना फ्रिक्शन, जितना फोर्स होगा फ्रिक्शन लगेगा। अगर आपने फोर्स लगाया 60 न्यूटन का फ्रिक्शन की वैल्यू 60 न्यूटन है, फोर्स लगाया 110 न्यूटन फ्रिक्शन 110 न्यूटन, फोर्स लगाओगे 290 फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी 290, फोर्स लगाओगे 370 फ्रिक्शन की वैल्यू 370, लेकिन फ्रिक्शन जितना फोर्स जितना फ्रिक्शन ये काम पता चलता है 390 न्यूटन तक फ्रिक्शन की वैल्यू 370 की बढ़ता है। जैसे फोर्स लगाया 409 तो फ्रिक्शन की वैल्यू 370 ही 370 बढ़ता है, लिमिट फ्रिक्शन की 370 है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर रहे हैं, वो जो पहले वाले केस में देखो अगर आपने फोर्स लगाया 60 न्यूटन का फ्रिक्शन को जितना फोर्स लगाते हो फ्रिक्शन कितना होता है, अब बताया कि फ्रिक्शन अपने लेवल से एडजस्ट करता है, फ्रिक्शन कहता है कि फोर्स कितना 60 हो तो मैं 60 तुम 90 को 90 तुम 150 को 150 तुम 250 को 150 तुम 350 को 350 वो ये करता है जितना जितना लेकिन ये काम क्यों करता है वो लिमिट फ्रिक्शन तक इससे नहीं करता, फोर्स जितना फोर्स फ्रिक्शन होगा लेकिन ये अपनी वैल्यू को 300 तक बढ़ा सकता है, आपने 390 से कर दिया, अब ऐसे नहीं कर सकता कि 409 में 409 ऐसे करेगा। अब बहुत सारे यहाँ पे जो जो है कि नेट फोर्स कितना है जीरो, यानी कि फोर्स नहीं चलेगी, जितना फोर्स फ्रिक्शन उसको गिरेगी, जितना फोर्स फ्रिक्शन उसको गिरेगी, जितना फोर्स फ्रिक्शन नहीं चलेगी, जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन नेट फोर्स जीरो उसको नहीं चलेगी। लेकिन यहाँ पे फोर्स लगा 400 फ्रिक्शन 350 होगी, कितना 19 न्यूटन, तो नेट फोर्स 19 न्यूटन है, यानी इस वाले केस में मोशन वाली चल पड़ेगी, यहाँ कितनी आ जाएगी और इन सब केस में वो शुरू की चल पाएगी। अब बस में एक 300 पे 300 में एग्जांपल लेगा 300 पे क्यों 300 पे फिक्स है 500 लेकर क्वेश्चन का 300 पे क्यों मैंने कहा किसी केस में लिमिट फ्रिक्शन की 300 न्यूटन है, मतलब सरफेस क्रॉस है तो 300 पे 400 पे 500 पे 300 पे एग्जांपल लिया, मतलब किसी केस में लिमिट फ्रिक्शन का 300 न्यूटन है तो उस केस में लिमिट फ्रिक्शन 300 पे है, वहां फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन कितना होगा 300 पे कोई ना चलेगा, जितना फोर्स फ्रिक्शन जितना फोर्स फ्रिक्शन जितना फोर्स फ्रिक्शन, लेकिन 300 पे का वैसा नहीं होगा क्योंकि लिमिट फ्रिक्शन की 300 पे है, 300 पे का नहीं बढ़ेगा, तो जितना फोर्स फ्रिक्शन है ये काम 300 पे हो सकता है। एक क्वेश्चन आपको बताता हूं एग्जाम का, कौन सा प्रैक्टिस में है, प्रैक्टिस नंबर 14 ये क्वेश्चन करना ध्यान से करना, बहुत ध्यान से क्या कि एक ब्लॉक पर इससे बड़ा है, ब्लॉक पर स्थित घर्षण का अधिकतम मान 10 न्यूटन है, यदि ब्लॉक पर 8 न्यूटन का क्षेत्र लगाया जाए तो ब्लॉक पर घर्षण का मान क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 26 करना ब्रेक सेकंड लेना भाई को अपनी पता नहीं बारे में भाई को टीचर करो यस क्लास में फिजिक्स क्लास में नहीं है और भी सब बच्चों को क्लास में क्या करो। अब बात से आंसर अमन सिंह का सही है, सही है सिंपल जवाब ठीक है, गलत है, और बात का सही था स्वागत पंडित का सही है, क्यों कुमार गलत है, सोनू लोकेश का ठीक है। देखो मैंने कहा कि स्टैटिक घर्षण का अधिकतम मान मैक्सिमम स्टैटिक घर्षण मैक्सिमम स्टैटिक घर्षण की उसको लिमिट फ्रिक्शन कहते हैं, तो लिमिट फ्रिक्शन कितना 10 न्यूटन, तो लिमिट फ्रिक्शन 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन को करना चाहिए, जितना फोर्स जितना फोर्स ब्लॉक कितना फोर्स है 8 न्यूटन का, अब 8 न्यूटन का लगाएंगे तो फ्रिक्शन की 8 न्यूटन होगी, मैंने कहा जो फोर्स है उतना ही फ्रिक्शन होगा, फोर्स 8 न्यूटन का फ्रिक्शन 8 न्यूटन तो 10 न्यूटन पे चलेगा। अगर फोर्स को 10 न्यूटन तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम 10 की फोर्स है तो वापस लिखोगे, अरे भाई जितना फोर्स फोर्स की वैल्यू वही वैल्यू फ्रिक्शन की, और ये नाटक करना है जब तक लिमिट फ्रिक्शन से पहले तो फोर्स 8 न्यूटन का फ्रिक्शन 8 न्यूटन लगेगा, लेकिन नेट फोर्स कितना होगा आपने फोर्स 8 न्यूटन लगाया फ्रिक्शन से 8 न्यूटन नेट फोर्स जीरो आगे आता है लेकिन फोर्स चलेगी नहीं रुकेगी ऐसे कैसे मिलेगी, आंसर आएगा 8 न्यूटन। ये तो बड़ा क्वेश्चन है इसमें भी वो करेंगे अभी हम, एक क्वेश्चन कर सकते हैं आप, विच ऑफ द फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग कौन सा घर्षण स्वयं समायोजित होता है, आयुष यादव शिवम देवेंद्र रजनीश कुमार ऐसा कहां से, और मैंने आपको बताया कि कौन सा घर्षण स्वयं समायोजित करता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन करेंट फ्रिक्शन जो अधिकतम लगता है इसकी वैल्यू कौन सा है, फ्रिक्शन क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो आंसर इसका ए ऑप्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये अपने मान को स्वयं समायोजित करता है। ठीक है अच्छा एक और करनी आपको अगर आपसे इस सबसे बड़ा फ्रिक्शन कौन सा होता है, हम कहेंगे सबसे बड़ा फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग इससे मान घर्षण क्योंकि ये तो स्टैटिक घर्षण की वैल्यू है, उसका क्या लिखेंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक उससे छोटा होता है काइनेटिक, उससे छोटा कौन होता है रोलिंग, रोलिंग फ्रिक्शन, देखिए लिखना रिलेशन देखिए लिखना मधु नाइक लिख रहे हैं फ्रॉम कर्नाटक, आई एम प्योर कन्नड़ मीडियम स्टूडेंट, आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड इंग्लिश बट योर क्लास आई विल अंडरस्टैंड बिकॉज़ इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स टीचिंग, अब लगा आपको इंग्लिश में आप ग्रामर देखकर कर्नाटक वाली की वो पढ़ने वाला है समझ में आना चाहिए बस, ठीक है चलो आगे लिखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन है ना, इन इक्वल को एंगल ऑफ रिपोज, ये बड़ा कौन सा क्वेश्चन हमारे पास में एंगल ऑफ रिपोज विराम का कोण, एंगल ऑफ रिपोज विराम का कोण, देखो ये क्या है बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, आप नीचे देखिए होगी आपने अभी चलो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है देखो आप एक किताब लो, इस किताब को समझ लो, किताब को आपके पास में है और उसके ऊपर
कुछ सामान थोड़ा सा दो, ये रख दो, ये शार्पनर रख दो, कुछ थोड़ा सा, किताब आपके सामने, ठीक है? अच्छा, अब आपने क्या किया? ये आपने कोई चीज यहाँ रख दी, अब इस किताब को धीरे खोलो, धीरे आप खोलोगे, एंगल रखोगे, एक एंगल ऐसा आएगा जिस पे वस्तु आपने रखी है ना, ये किसी ना कर देगी। जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, अभी बड़ा आराम से टिका हुआ है, आपने थोड़ा सा एंगल ऊपर आया, अभी टिका हुआ है, लेकिन एक एंगल ऐसा आएगा जिस पर फिसलना शुरू कर देगा, बट वो मिनिमम एंगल जिस पर कोई वस्तु फिसलना शुरू कर दे, वो न्यूनतम कोण जिस पर हमने हल्का सा एंगल कर दिया, जैसे एंगल एक एंगल ऐसा आएगा, हल्का सा एंगल बढ़ा दिया, तो तुरंत ये वस्तु फिसल जाएगी, तो वो एंगल जिस पर कोई ऑब्जेक्ट फिसलना शुरू कर देगा, किसी इंक्लाइंड सरफेस पर, किसी झुके हुए तल पर, किसी समतल पर, उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, सबसे अल्फा से। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? वह न्यूनतम कोण, वह मिनिमम एंगल जिससे हल्का सा एंगल ऊपर कर दिया गया, तो वस्तु फिसलना शुरू कर देगा, एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। अब ध्यान दो, हम पता कैसे ऐसे मिनिमम में अपन कर रहे हैं, ऐसे को बिल्ली उसको नंबर करते हैं स्कूल में, वो हल्का ऐसे करते हैं, एक एंगल ऐसा करके फिसलना शुरू कर देती, उसमें अपन ने कि एंगल ऑफ रिपोज है, जिससे ऊपर फिसल रही है, तो किसी भी इंक्लाइंड सरफेस पर वो न्यूनतम एंगल जिससे ऊपर फिसलने लगे, उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलेंगे? द मिनिमम एंगल above which any object starts to slide on an inclined plane is called angle of repose। अल्फा से कैसे लिखेंगे? वह न्यूनतम कोण जिससे ऊपर कोई वस्तु किसी किसी नत समतल पर झुका हुआ, किसी नत समतल पर फिसलना प्रारंभ कर दे विराम का कोण कहलाता है, विराम का कोण कहलाता है, ठीक है? तो वह न्यूनतम कोण जिससे ऊपर वस्तु किसी नत समतल पर फिसलना प्रारंभ कर दे विराम का कोण कहलाता है, तो जो अल्फा से इसका छोटा सा फॉर्मूला है, तो ध्यान समझना। तो विराम कोण के बाद पूछ लेगा, निकालने के लिए ये विराम कोण से एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला लिखेंगे हम म्यू इक्वल टू tan अल्फा। बेटा म्यू तो आपको पता ही है, घर्षण गुणांक पिछली क्लास में पढ़ा हमने, म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घर्षण गुणांक, और अल्फा को पता है हमने लिखा है एंगल ऑफ रिपोज है, विराम का कोण एंगल ऑफ रिपोज, विराम का कोण। तो क्या करेगा? आपको घर्षण गुणांक देगा, आपसे विराम का कोण पूछेगा, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ रिपोज देकर आपसे घर्षण गुणांक पूछेगा। जैसे मैं आपसे एग्जांपल पूछूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा सिंपल सा एक लाइन का, यदि विराम का कोण 30 डिग्री हो तो घर्षण गुणांक का मान क्या होगा? इफ एंगल ऑफ रिपोज इज 30 डिग्री देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? विराम का कोण 30 डिग्री है तो घर्षण गुणांक का मान क्या होगा? ठीक है, म्यू इक्वल टू अल्फा, म्यू इक्वल टू tan अल्फा लगाओ। फिर आप देखो 30 डिग्री तो म्यू निकाल सकते हैं, तो घर्षण गुणांक जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इक्वल टू tan अल्फा, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री और tan 30 डिग्री तो कोण रूट 3, तो आंसर आएगा इसमें कोण रूट 3। तो एंगल पूछेगा, म्यू एंगल पूछेगा, ठीक है? उसको मार्क कैसे कैसे आया? या भाई म्यू इक्वल टू अल्फा डेरिवेशन सोल्व करके, अब आपको मन डेरिवेशन सोल्व करने में है तो भाई मैं क्या करता हूं, तो ऐसा है। जैसे मान ले ये इंक्लाइंड सरफेस है, यहाँ पे वस्तु भी है, इस वस्तु का वेट मैंने पढ़ा पिछली क्लास में, mg कहां पे काम करता है? नीचे की तरफ, और जिस सरफेस वस्तु की उसकी नॉर्मल डायरेक्शन लगती है 90 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे नॉर्मल डायरेक्शन होगा, ठीक है? ये मान लो कि विराम कोण है अल्फा, ठीक? अब इसको पिछली क्लास में बताया, इस पीछे को पढ़ो, मैंने आपसे कहा कि एंगल की होगा अल्फा mg के साथ बनता है mg cos अल्फा, और मैंने कहा कि दो वाला एंगल बनता है, वो बनता है दो वाला एंगल बनता है sin, तो mg के साथ mg cos अल्फा बनेगा mg sin अल्फा, ठीक है? अब उसमें नीचे करना चाहिए ऑप्शन लगा इसके पूरी डायरेक्शन में, वो स्मॉल f है, ठीक? हम लेके चलना है यहाँ पर ध्यान से, एक बार ये मतलब उसको फिसलने वाली फिसलनी है, तो बैलेंस करना है दूसरे को, जैसे f की वैल्यू mg sin अल्फा के बराबर, इस इक्वेशन मान ले, एक फंक्शन का फॉर्मूला होता है f म्यू r, वहां पे म्यू r की किसी बराबर होती है mg cos अल्फा के इंक्लाइंड सरफेस पे, ठीक है? ये दो इक्वेशन के पास नहीं, 1 2 फिक्शन इक्वेशन इक्वेट कर ले, mg sin अल्फा बराबर हो जाएगा म्यू mg cos अल्फा के, mg sin कट गया तो cos नीचे गया, तो mg बराबर हो जाएगा sin अल्फा अपॉन cos अल्फा के बराबर, sin अपॉन cos होता है tan म्यू tan अल्फा, ये डायरेक्शन नहीं करना है, तो बताया ना सुपर से डायरेक्ट हम मशीन में क्लास में ये करना है, ठीक है? और नहीं चुपचाप, तो म्यू tan अल्फा तो सीधा रखो कि म्यू में अल्फा में डायरेक्शन है, म्यू tan अल्फा, तो अल्फा की 30 डिग्री तो रूट 3 और अल्फा को 50 देता तो 1 आती, तो भी आपको अल्फा की निकाल लोगे आप, ठीक है? ये सोल्व करने के लिए डायरेक्शन सोल्व करने, ये भाई बोर्ड एग्जाम के थोड़ा कंपल्सरी कि म्यू tan अल्फा डायरेक्शन 3 नंबर में ड्राइव करो, ठीक है? अच्छा अब यहां पे आ गया विराम का कोण आ गया, एक क्वेश्चन देखना, एक लिखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन घर्षण कोण, इसका डेफिनेशन बड़ी गंदी सी अजीब सी है, इसका डेफिनेशन बड़ा पूछता है कंपैरेटिव में, ये डेफिनेशन बताती है विराम के कोण की, कि वह न्यूनतम कोण जिससे ऊपर वस्तु समतल पर फिसलना शुरू कर दे प्रारंभ करके विराम का कोण कहलाता है। मिनिमम एंगल ऑफ फ्रिक्शन स्टार्ट इंक्लाइंड सरफेस एंगल ऑफ रिपोज, इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, मर्जी बात आपकी, लेकिन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इस पे घर्षण कोण पे, ठीक है? आ देखो ये घर्षण कोण जो है इसका डेफिनेशन क्या है? ये मान लो कि एक तरफ सरफेस को है और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास m है, आप सभी को पता है कि वेट जो mg नीचे की तरफ काम करेगा, वेट mg नीचे की तरफ, ठीक है? और सरफेस की नॉर्मल डायरेक्शन है 90 डिग्री एंगल बनती है, 90 डिग्री एंगल बनना ये नॉर्मल डायरेक्शन है। आप इस वस्तु को इस तरफ पुश करना चाहोगे, इधर लगाओगे, फोर्स लगाओगे, और वस्तु इधर भागना चाहेगी, फ्रिक्शन से डायरेक्शन मिलेगा, फ्रिक्शन होगा स्मॉल f, ये भाई आपने इधर लगाया, वस्तु इधर चलेगी, फ्रिक्शन लगेगा, आप देखना ये फ्रिक्शन फोर्स लगा इस ऑब्जेक्ट पे, इस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल डायरेक्शन है, इस ऑब्जेक्ट है x नॉर्मल डायरेक्शन है और फ्रिक्शन घर्षण बल है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट उनका परिणाम लूं, लंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल, नॉर्मल डायरेक्शन और फ्रिक्शन का परिणाम के बीच में आएगा, उसका रिजल्टेंट होगा t से, बड़ा रिजल्टेंट है घर्षण बल और नॉर्मल डायरेक्शन का रिजल्टेंट आएगा, परिणाम आएगा, ये रिजल्टेंट इस नॉर्मल डायरेक्शन से एंगल बनाता है, उसका घर्षण कोण, उसका डायग्राम लगाओगे, पीछे दिखाओगे कि घर्षण कोण किसी कोण है, घर्षण कोण थीटा है, उस बीच में नेगेटिव आर्ग्यूमेंट है, इस नॉर्मल डायरेक्शन और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट है, इस लंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल का परिणाम है, ये परिणाम नॉर्मल डायरेक्शन के साथ एंगल बनाएगा, उसका घर्षण कोण, आपको डिफरेंस देखिए है, आपने क्या करना है, ये घर्षण बल है और परिणाम है, दूसरी ये घर्षण बल है और नॉर्मल डायरेक्शन लंब प्रतिक्रिया, इनका परिणाम रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट नॉर्मल डायरेक्शन से एंगल बनाता है, उसका घर्षण कोण, ठीक है? मैं इसका दिखाता हूं, डायग्राम जब लगाना होगा, सुनिए, the angle between normal reaction and resultant of normal reaction and friction force, the angle between normal reaction and resultant of normal reaction and friction force is called angle of friction, लिखेंगे घर्षण बल और लंबवत प्रतिक्रिया का परिणामी रिजल्टेंट, परिणामी घर्षण बल और लंबवत प्रतिक्रिया का परिणामी लंबवत प्रतिक्रिया से जो कोण बनता है, लंबवत प्रतिक्रिया से जो कोण बनाता है घर्षण कोण कहलाता है, घर्षण कोण कहलाता है। घर्षण बल और लंबवत प्रतिक्रिया का परिणामी, घर्षण बल और लंबवत प्रतिक्रिया का परिणामी है, ये लंबवत प्रतिक्रिया से जो एंगल बनाता है उसे कहते हैं घर्षण कोण, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला है घर्षण कोण होता है थीटा, इसका फॉर्मूला है जैसे म्यू tan थीटा, इसी पेपर में अगर आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछे, इसका फॉर्मूला है म्यू tan अल्फा और एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछे, घर्षण कोण पूछे, इसका फॉर्मूला है म्यू tan थीटा, दोनों फॉर्मूले सेम है। यहां पे थीटा क्या है? घर्षण कोण और एंगल ऑफ फ्रिक्शन अल्फा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक? अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, इनका आंसर देना है। ये करना है क्वेश्चन सभी।
कह कि एक दो क्वेश्चन म्यू और कोण थीटा के झुकाव वाले समतल पर पड़ा इससे पहले भाई क्वेश्चन क्या हुआ देखो ये कह कि हमारे पास में ये एंगल थीटा और कह कि ऑब्जेक्ट पड़ा है तो कह कि क्वेश्चन म्यू और कोण थीटा के झुकाव वाले समतल पर इससे पड़ा दो थीटा के बढ़ेगा तो क्या ऐसे क्या बढ़ेगी उसको फंसने की संभावना बढ़ेगी क्वेश्चन जो होगा उसको बढ़ेगी ठीक है जैसे थीटा बढ़ोगे क्वेश्चन बढ़ेगा आपको याद हो मैं आपको चीज समझा रहा था कि अगर उसको किसी इंक्लाइन सरफेस पर है तो क्वेश्चन को मैं क्या था f = म्यू आता है तो मैं इंक्लाइन सरफेस पर जो कि mg cos यहां पर थीटा का mg cos जाएगा अब जैसे थीटा के लिए भागोगे लास्ट क्लास में बताया कि थीटा बनने पर cos थीटा का मान होता है थीटा के लिए 0 तो 0 को 3 घंटा तो 0 को 3 घंटा बनने पर cos मान होता है लास्ट में जैसे थीटा बनने पर cos थीटा मान होता है cos थीटा के लिए भागोगे तो जैसे थीटा के लिए भागोगे तो क्वेश्चन का मान होता है ये वस्तु फंसने की संभावना बढ़ जाएगी ठीक है अब मैंने क्वेश्चन पूछा था वो तो मैं आपको लैंग्वेज में कैसे देखना इसे क्या है यदि किसी तरह के घर्षण गुणांक कोएफिशिएंट गुणांक होता है म्यू घर्षण गुणांक का 3 है तो मैंने उसको फंसने के लिए समतल झुकाव होना चाहिए यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन टू मेक बॉडी ऑन जस्ट साइड जस्ट साइड करने के लिए क्या होना चाहिए झुकाव करने के लिए एंगल ऑफ गुणांक पूछा है ये क्या है कि अगर घर्षण गुणांक 3 है तो एंगल ऑफ जस्ट साइड करना स्टार्ट कर दे तो एंगल ऑफ पूछा है तो म्यू होता है अल्फा अल्फा की वैल्यू निकालनी है हमें और एंगल ऑफ 3 तो tan की वैल्यू 3 होती है जब एंगल ऑफ 60 डिग्री का आंसर बनेगा बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा बी अगर तो 1.3 30 पे लगाते हैं तो tan की वैल्यू 1.3 आती है 30 डिग्री पर और 30 60 पर इस मतलब क्या होगा में क्वेश्चन करना क्वेश्चन 25 take to keep a particle moving constant velocity on a frictionless surface and external force क्वेश्चन 25 आंसर करना चाहूंगा मैं 25 सेकंड लिखना है मैं 25 को देखो उसने क्या है to keep a particle moving constant velocity वैसे मैं इस तरह से आपको बताया कि पेपर में नंबर क्वेश्चन आया होता है कि constant velocity से नियर वेग से जाने के लिए कितना बता दीजिए मैं फोर्स की आवश्यकता होती है फोर्स की आवश्यकता होती है वेलोसिटी बनाने के लिए आपको पता है एक्सेलरेट होता है आप उसको फोर्स लगाएंगे उसको एक्सेलरेट करेंगे एक्सेलरेट कर देंगे एक्सेलरेट करने के बाद उसको ब्रेक होगा तो ब्रेक परिवर्तन की फोर्स होता है अगर उसको constant velocity चाहिए तो आपको फोर्स नहीं लगेगी उसको वेलोसिटी चाहिए तो नहीं लगेगा तो नो नेसेसरी ये आवश्यक नहीं है अगर उसको वेलोसिटी बनानी है लगातार फोर्स लगाना पड़ेगा वेलोसिटी में वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा बनाने की आवश्यकता नहीं है जब भी हमें constant लिखा constant velocity नहीं लगेगा फोर्स जो अगर constant acceleration करना है तो करना पड़ेगा बल्कि आवश्यकता करने के लिए एक्सेलरेट करनी होती है वेलोसिटी चेंज करनी होती है वेलोसिटी constant बनानी होती है ठीक है वो समझ गए अभी आइए ठीक है बताइए आगे बोलूंगा अगर क्वेश्चन आता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू प्रोड्यूस करने के लिए किससे यूज करते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं लुब्रिकेंट से नहीं आता नहीं पता होगा अगर आप फ्रिक्शन करना है तो आप तुम साइकिल में करते हो मशीन लगाती होंगी आप साइकिल टाइप चलिए आप चेन करते हो किसी लगाते होंगे साइकिल में तो फ्रिक्शन के लिए लुब्रिकेंट नहीं आता यूज आता है ना क्या बोलेंगे टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड घर्षण का मान कम करने के लिए स्नेह को क्या जाता है घर्षण का मान कम करने के लिए स्नेह का उपयोग किया जाता है ठीक है फोर्स जो होगा तो वेलोसिटी करना और फ्रिक्शन सरफेस ने उसने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर घर्षण नहीं करता है ऐसा फ्रिक्शन लग रहा है भाई आप नॉर्मल लाइफ में तो उसको छोड़ दो उसको फ्रिक्शन करना होता है और फ्रिक्शन सरफेस है वो फ्रिक्शन करने के लिए फोर्स नहीं तो किसी एक्स्ट्रा फोर्स लगती है मेंटेन करने के लिए ऐसा लाइफ में एरिस्टोटल ने क्या बताया कि क्या बताया ठीक है तो घर्षण कम करने के लिए स्नेह का उपयोग किया जाता है ये बताएंगे तो फ्रिक्शन करने वाले समाप्त हम क्लास पढ़ेंगे सिंपल क्वांटम एक क्लास पढ़ेंगे सिंपल क्वांटम ठीक है तो दो क्लास में यूनिट पढ़ेंगे सिंपल क्वांटम तो उसके बाद मैकेनिक्स वाले पार्ट खत्म कर लेंगे ठीक है आज इतना ही थैंक यू बाय टेक मिलता है मॉर्निंग मॉर्निंग को नमस्कार क्लास में प्राची मोहन सिंह गौतम राम बालक दीपक विश्वकर्मा नेहा भारती सुबोध कुमार रजनीश फैजान हुसैन मिस्टर तिवारी भाई बेंद्रा भाई बेंद्रा जी हमारे हैं भाई बेंद्रा जी पहचाने हैं नाल नाम सुबोध मनीष देवजाट अनुराग कुमार विष्णु अनुराग प्रीति श्रीवास्तव राजू सैनी समर्पित पांडे सनी कुमार प्राची के भाई राजू सैन सिजाई जय बजरंगबली जय बजरंगबली ठीक है मॉर्निंग आज क्लास में स्टार्ट करेंगे सिंपल पेंडुलम सर लोग के बारे में पढ़ना क्लास में पेंडुलम चलेगा क्लास में राजा को याद आ रहा है राजा को नाम सुनते तो आजकल ये बात तो याद है कुछ की उनका ध्यान आता है सब कैसे मिलके पैसे चल मैं एडमिशन करूंगा इसलिए जैसे बेहतर 99 का कुछ होता है बहुत लोग हैं ये ऐसे नहीं महीने चलते हैं मैं बहुत एडमिशन होता है तो एक लिमिट तक करता हूं अब इतने भी सकते कि आप कमेंट डाल पाए है ना क्या हो गया समझ रहे हैं ओके ठीक है सब सेशन के बाद आपसे संपर्क है बिल्कुल सकता है टेलीग्राम आप लोग तो टेलीग्राम पर आप कमेंट बना सकते हैं हम अपना खोलेंगे आपसे इंस्टाग्राम है टेलीग्राम में सब करने के लिए इंस्टाग्राम आईडी आपके पास होगी है ना या टेलीग्राम आईडी होगी उसके पास में नहीं है तो बता देता हूं जिसके पास नहीं है टेलीग्राम पर जुड़ोगे मैंने बताया कि बुक के बारे में इन्फॉर्मेशन आएगी 7-10 दिन बाद उस पे आएगी तो टेलीग्राम आईडी हमारी अंकुर सर फिक्स के नाम से लेकिन टेलीग्राम पे क्या है इसमें बहुत सारे चैनल भी है तो चैनल में 40,000 बच्चे हो वो चैनल सही है इंस्टा पर मैसेज करते हैं सर मिलना भविष्य में तो इंस्टा आईडी है अंकुर _वशिष्ठ या बात तो एक आईडी मिलेगी अंकुर _वशिष्ठ से इसमें कोई समस्या नहीं है ठीक है इस पे कर सकते हैं तो अब हम आज क्लास में लेंगे सिंपल पेंडुलम सरल लोलक सिंपल पेंडुलम ठीक है यानी सभी तो सिंपल पेंडुलम में सुबह 10 मिनट गेम है ये भाई हम सिंपल थोड़ा सा थोड़ा करना थोड़ा ठीक नहीं है तो आगे समझो हर क्लास में केवल टेंशन सीखो तो मैं कमेंट करके अपना नाम सुनना है इसलिए ना और आपका काम बड़ा काम है सिर्फ मुद्दा कहते हैं सिर्फ मुद्दा होना और तुम सिस्टम में मुद्दा लेना अब मैं नहीं है लेकिन मैं की क्लास ले उसको सीखने को नहीं मिला टाइम पास करने से आपको सुकून मिलती है तो आपको ठीक है अच्छा यहाँ पे अब सिंपल पेंडुलम में सॉल्व है इसमें मेरा आपकी सुबह 10 मिनट जो है वो असली गेम है सुबह 10 मिनट वो जिस बच्चे ने समझ लिया वो अगले 35-40 मिनट लगातार क्वेश्चन आंसर दे सकता है जिस सुबह 10 मिनट में क्लास में सब पता चलेगा क्लास में क्या है या आपने ध्यान दिया तो ध्यान से सुनना ठीक है देखो सिंपल पेंडुलम क्या है ये बड़ा सिंपल है ये हमारे पास में सिंपल पेंडुलम सिंपल में सेलेक्ट कर दो थोड़ा सिंपल बनाना आप करो एक धागा लो एक तार लो उस धागे में आप क्या करो एक लोहे का गोला अटैच कर दो आपने लोहे का गोला लिया ठीक है अगले पास में सिंपल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम सिंपल है अगर आप इस धागे के अंदर लोहे का गोला जोड़ देंगे सिंपल पेंडुलम इसे आगे छोड़ दो ये इसी पॉइंट आगे चलता है ऐसा मोशन कहते हैं जो पेंडुलम गति करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन सल आवृत्ति तो सिंपल पेंडुलम सिंपल गोला चाहिए और सबसे धागा कनेक्ट करना है ठीक है तो आपको सिंपल पेंडुलम का मोशन है इसकी जो गति है उसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल सल आवृत्ति सिंपल हार्मोनिक मोशन सल आवृत्ति ठीक है सरल आवृत्ति ठीक अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन होंगे हमें कुछ गेम समझना ठीक है ये जगह आपने सेट की हो एक बताओ ना मैं आपकी मांग रहा हूं ना अपनी बात कर रही हो कि मुझे आपसे निकालनी है आपको मेरे से कि जो मुझे पता आपसे खींचो तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसे आप अपने पास लेकर आओ उसको सीखो अपनी नौकरी लो और जो आगे बढ़ो अब हमें सुनने से सुनने मोटिवेशन की सुनने आए हो तो फिर तो कई आपको अच्छा लगे तो पढ़ने के बाद मैं चारों को पढ़ने के बाद सुबह बड़े बड़े सुनता ये होता है लेकिन सवाल नहीं है कि मैं अभी 4 मिनट पढ़ने आगे जैसे खत्म हो जाएगा अगली वैकेंसी करते हैं आगे सवाल तो आप समझदार कितने हो आपको है ना इससे तो मैं आपको बोल नहीं सकता
अब यहाँ पे देखना ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमको बात डिस्कस करेंगे क्लास में। ये मान लो मेरे पास में सिंपल पेंडुलम था, इसमें हल्का सा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो ऐसे चला गया ठीक है। मान लो इस कोने पे यहाँ से छोड़ा, ये सॉलिड कोने से सॉलिड कोने पे जाएगा, फिर वापस चला जाएगा, ठीक है, छोड़ गया, दूसरा कोने पे किया, वापस वहीं आ गया, तो हम कहेंगे इसका एक दोलन, इसका एक ऑसिलेशन हो गया, एक ऑसिलेशन हो गया, ठीक है। तो एक ऑसिलेशन कैसे होगा कि यहाँ से छोड़ रहे हैं, इस सॉलिड कोने पे गया, टच करके वापस सॉलिड कोने पे आ गया। अब इसको जब पेंडुलम ऑसिलेट करेगा, ये दोलन करेगा, यहाँ पे वापस आया, एक ऑसिलेशन पूरा, तो एक ऑसिलेशन पूर्ण करने में कुछ समय लगेगा, तो किसी पेंडुलम को एक दोलन पूर्ण करने में समय लगता है, टाइम पीरियड आवर्तकाल। इसमें चक्कर में टाइम पीरियड समझना है, किसी पेंडुलम को एक चक्कर पूरा करने में समय लगेगा, उसका टाइम पीरियड है, उसका आवर्तकाल है, वो किसी चक्कर में डिपेंड करता है। क्या टाइम पीरियड गोले के मास द्रव्यमान डिपेंड करता है, कि 1 किलो बाई 3 किलो है, क्या उस धागे की लंबाई डिपेंड करता है, नहीं करता है, क्या उस गोले के साइज डिपेंड करता है, नहीं करता है। तो क्लास में समझना है किसी पेंडुलम को एक चक्कर पूरा करने में समय लगेगा, उसका टाइम पीरियड आवर्तकाल होगा, वो किस चक्कर में डिपेंड करता है, इसमें नहीं करता है। क्या टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल। समझ लेते हैं, सिंबल होता है टी और टाइम फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। टाइम फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को ध्यान देखो, किसी पेंडुलम को चक्कर करने में समय लगेगा, वो क्या डिपेंड करेगा एल पे और जी पे, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्लास में आपने क्वेश्चन पढ़ा किया, बताओ कि टाइम पीरियड फॉर्मूला है पेंडुलम का, उसमें एल क्या है, इसमें एल का मतलब बताएगा। एल के लिए आईटीआई पोर्टल करनी चाहिए, उसके लिए आप जो नोटिफिकेशन आता है उसको पढ़ो, उसको पता चलेगा क्या चाहिए हमें प्लान करने में, ठीक है। देखो ये बस फॉर्मूला एल लिखा है, बहुत सारे बच्चों को जैसे एल धागे की लंबाई, जब एल को धागे की लंबाई समझेगा उससे सारे क्वेश्चन को बोलेंगे। एक लाइन बता किसी लंबाई की लंबाई क्या है, किसी लंबाई है, देखो ये बड़ा है ना, ये धागे की लंबाई नहीं है, ये एल जो है इसमें धागे की लंबाई भी है और साथ में इस गोले की रेडियस भी है। क्या है, जहां से आपने धागा बांधा और गोले के सेंटर की लंबाई है, इसमें धागे की लंबाई नहीं, साथ में गोले की रेडियस की त्रिज्या भी है, ये गोला होता है, कहते हैं बोग, इनमें कहते हैं गोलक। अब एल है, एल का मतलब है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ बॉब। हिंदी में लिखेंगे धागे की लंबाई प्लस गोलक की त्रिज्या, धागे की लंबाई प्लस गोले की त्रिज्या। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं मोसाइक करके आपको सुनाई इस एल को धागे की लंबाई से क्वेश्चन होंगे, लेकिन इस एल को धागे की लंबाई के साथ-साथ इसमें गोले की रेडियस भी है, ये बात को ध्यान रखिएगा, उसका क्वेश्चन ठीक है, एग्जाम पाएगा आपको समझ आएगी, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज ये जी है, आपको पता है जी 9.8 है, 4 पे जी एक बार 6 जाएगी, उसके बाद जी 25 जाती है, बात में चैप्टर में। लेकिन बड़ी बात देखिए फॉर्मूले में, आप ध्यान सकते हैं इस फॉर्मूले में एम को लिखनी है, यानी कि जो टाइम पीरियड चक्कर लगाने का समय है ना, उस बात पे डिपेंड करता है कि गोले का मास द्रव्यमान कितना है। एक बार 1 किलो का 5 किलो का 5 किलो का नहीं पता है, हां जो लगाना उसकी लंबाई कितनी है, गोले की रेडियस कितनी है, कोई पॉइंट है, एल पॉइंट है, गोले का मास पॉइंट नहीं है। तब लिखेंगे टाइम पीरियड ऑफ इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉब। लिखेंगे सरल लोलक का आवर्तकाल गोले के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, सरल लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो मास कितना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं आपको भाग पूछूंगा 3 किलो 5 किलो मास पे ध्यान नहीं देना। तो एक बात ध्यान है कि टाइम पीरियड जो लंबाई पर डिपेंड करता है, धागे की लंबाई प्लस गोलक की त्रिज्या, यानी ये जो एल है इसका मास कितना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आप अपने आंसर देना है केस फर्स्ट, वन बाय वन बहुत सारे केस डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है कि मेरे पास में एक लोहे का गोला है, 1 किलो का, एक रुई का गोला है, वो भी 1 किलो है, सुना लोहे का 1 किलो, रुई का गोला 1 किलो, दोनों को सेम लेंथ का धागे की लंबाई सेम है, दोनों को 1 किलो है, दोनों को बार-बार विस्थापित करके बार-बार डिस्कस करके छोड़ दिया। तो बताओ कि इनमें से किसे एक चक्कर लगाने में अधिक समय लगेगा, इसका टाइम ज्यादा आएगा, लोहे के गोले का रुई के गोले का बताना है। पेट्रोल के मोमेंट को समय क्या हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस ना हो वो पता ना हो, आपने पेट्रोल में छोड़ दिया, वो जिंदगी को चलेगा वो। अब यहाँ पर क्या ना एयर रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मान के चलेंगे भाई यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि मैंने आपसे पूछा कि लोहे का 1 किलो, रुई का 1 किलो, दोनों को सेम लेंथ का धागे से बना गया है, और बार-बार डिस्कस करके छोड़ दिया, बराबर डिस्कस करके छोड़ दिया है। आपको बताना है कि इसे एक चक्कर करने में अधिक समय लगेगा। शिवम कुमार बिहारी बाबू जितना चेक एक गलत है, अभी उत्तर रुई का गोला, अगला गोला चल गया, सही देखो मेरा आपको बैठा हुआ बैठे है ना, धागे में से बोलना ये आपके पास में 1 किलो रुई का गोला है, 1 किलो का गोला, 1 किलो का 1 किलो आएगा 1 केजी का। और मैं बताओ आपने लोहे का गोला 1 किलो ही है, तो 1 किलो रुई का गोला लोगे, रुई का गोला 1 किलो बड़े साइज का बनेगा ना, लोहा का होता है, होता है, 1 किलो बड़े साइज में रुई का नहीं है, रुई का गोला काफी बड़ा, रुई का गोला होगा वो आएगा जैसे 1 किलो का, ये कोने का गोला 1 केजी का है, दोनों से मैं धागे से बना। अब इसका टाइम आवर्तकाल होगा, इसे एक चक्कर करने में अधिक समय लगेगा। आपको टाइम पीरियड में जो फॉर्मूला है वो है t = 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब जो एल होता है जहां धागा बना सेंटर की लंबाई, मेरे पास जो लोहे का गोला है उसकी लंबाई तो ये बनेगी, सेंटर की लंबाई यहां आएगी। अब धागे की लंबाई तो सेम है, लेकिन लोहे का गोला 1 किलो का बड़े साइज में आएगा, उसकी लेंथ बनेगी, उसकी लंबाई बनेगी ज्यादा। इसके लिए जो लेंथ है यहां से धागा बना सेंटर की लंबाई, मान लो इसकी लंबाई L1, इसकी लंबाई L2, लोहे का गोला इसकी लंबाई ज्यादा है, उसका टाइम पीरियड होगा, इसे एक चक्कर करने में समय लगेगा, इसका उसका टाइम आवर्तकाल ज्यादा आएगा। टाइम पीरियड का मतलब क्या है, ये बार-बार डिस्कस छोड़ा, लोहे का गोला मान लो कि 1 सेकंड में चक्कर करता है, ये 7 सेकंड में 1 सेकंड में अधिक समय लगेगा, अधिक समय लगेगा मतलब कि ये सोचेगा तो ये लोहे का गोला है, ये स्लो मूव करेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा, सॉरी ये फास्ट टाइम कम मिल रहा है, फटाफट कम मिल रहा है। पेट्रोल का कैसे लगाया उसमें, ये दोनों 1 किलो ही है, ठीक है। एक हमारे पास में 1 लोहे का गोला, 1 रुई का गोला, ये दोनों है, दोनों 1 किलो के हैं, लेकिन मास को ध्यान देंगे, टाइम मास डिपेंड करता है, उसने मास क्या समझा कि 1 किलो 1 किलो 1 किलो बड़े साइज में आएगा, लंबाई माप सेंटर की लंबाई होती है, लेंथ नहीं ज्यादा टाइम सोचेगा, ठीक है। लोहे का गोले की त्रिज्या टाइम ज्यादा उसका, लोहे का गोले कितना कम हो तो लोहे से बड़ा साइज आएगा, ठीक है। अच्छा अगली बात है केस नंबर 2 पर ये आप किसी को देना है, क्वेश्चन सही करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास 1 लोहे का गोला है, 2 किलो का, 1 लोहे का गोला है 5 किलो का, 1 2 किलो 5 किलो, दोनों को सेम लेंथ का धागे से बांधा और दोनों को साइज सेम है, बढ़िया ये 2 किलो का 5 किलो, दोनों को साइज सेम है, दोनों को सेम लेंथ का धागे से बांधा, दोनों को बार-बार डिस्कस करके छोड़ दिया, इसका टाइम ज्यादा हुआ, 2 किलो का 5 किलो का, ये आपको बताना है। जो चल रहा है मूविंग करना है, फाइनल करना है, क्वेश्चन नहीं आया उन सब ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। चलो मैंने आपसे 1 लोहे का गोला है, 2 किलो का, 1 है 5 किलो का, लेकिन आपको बोलना है कि दोनों का साइज कैसे हैं सेम, ये लोहे का गोला 2 केजी का, ये 5 केजी का, दोनों को बार-बार विस्थापित करके छोड़ा, इसका टाइम बहुत ज्यादा। अब इसका टाइम फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, वहां पे एम नहीं, अभी 2 किलो 5 किलो ध्यान नहीं है, ध्यान देना इसमें एल पर। अब दोनों गोले सेम साइज के हैं और दोनों को सेम लेंथ का धागे से बांधा है, लेकिन दोनों इसमें 1 किलो सेम आएगी, एल क्या होता है जहां से धागा बना सेंटर की लंबाई, अगर दोनों गोले का साइज सेम है और धागे की लंबाई सेम है, लेंथ तो सेम नहीं है, एल और एल2 लंबाई सेम, तो टाइम पीरियड सेम, दोनों को वापस लगेगा, चक्कर पूरा करने में कोई फास्ट होगा ना कोई स्लो होगा। देखो मैंने आपसे कि आपको मास क्या उसको ध्यान नहीं है, 1 किलो 5 होगा तो दोनों का साइज सेम है, तो साइज सेम होकर सेम आएगी, दोनों सेम लेंथ का धागे से बांधा, जहां धागा बनते हैं सेंटर की लंबाई सेम होती है, दूसरी लंबाई इसकी लंबाई इसकी आएगी, दोनों की लंबाई सेम होगा। जो चाहे 5 किलो बता रहा है, फैजान से 5 किलो बता रहा है, लेकिन उसको 10 मिनट ध्यान दिया। मैं आपसे कह रहा हूं टाइम पीरियड मास इंपोर्टेंट नहीं है, टाइम पीरियड इंपोर्टेंट है एल की वैल्यू, जहां से धागा बंधा और सेंटर की लंबाई, हमें दोनों सेम लेंथ का धागे से बांधा, दोनों का साइज सेम है, दोनों की लंबाई सेम नहीं आएगी, दोनों का 1 किलो से टाइम पीरियड सेम है, ये मास लगाने के लिए 1 किलो 5 किलो 1 किलो 5 किलो 5 किलो ये मास को देखो, अगर
के साइज से सेम नहीं है, ठीक है। तो क्या कि 2 किलो 5 किलो सेम साइज के कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, नहीं हो सकते भैया। एक आपने 2 किलो लिया, ठीक है, वो आपने मान लो कि इतना साइज बना, तो इसे आपने मान लो कि थोड़ा सा, इसे मान लो कि खोखला बना दिया, इसका उतना नहीं पीट कर दिया, वो 5 किलो वाला पीट कर दिया, हो सकता है 2 किलो 5 किलो सेम साइज हो सकता है, समस्या नहीं है। 2 किलो 8 खबर में होता है, 2 किलो 8 और 2 किलो की होती है, हो सकता है समस्या नहीं है। जो आपको दिया गया है, आपने खुद की बात बुद्धि लगानी है, साइज सेम, तो साइज सेम मानना है, ठीक है। तो आपने लिखा है 7 और कैसे रुपए, क्या कि दोनों एक बोले हैं, दोनों 3 किलो है, एक और 3 किलो, एक 3 किलो है, लेकिन दोनों के साइज अलग हैं, दोनों को सेम लेंथ बांध दिया, दोनों को 3 किलो के अलग साइज के बराबर डिस्प्ले छोड़ दिया, करके वो उसका टाइम आता जाएगा, इसे एक चक्कर में एक्स लगेगा, क्या बताना है। दो बोले तो 3 किलो के अलग साइज के, ये 3 किलो का, ये भी 3 किलो का, दोनों अलग साइज के, जो कहेगा वो मानना है, खुद से बुद्धिमानी बनना, ठीक है। तो ये 3 किलो का है, ये भी 3 किलो का है, मास का मतलब नहीं, उसका दोनों का साइज अलग है, दोनों का साइज अलग होंगे, एक रेस होगी, एक छोटा होगा और एक किस तरह से होगी, ज्यादा बड़ा होगा, तो जिसका साइज बड़ा होगा उसकी लेंथ भी साइज बड़ी आएगी, तो उसकी लेंथ बड़ी आएगी, उसका टाइम भी बढ़ेगा, उसका टाइम 32 है, तो जिसका साइज बड़ा उसका टाइम ज्यादा, यानी कि वो होगा, अधिक समय लगेगा, उसको होगा, ये फास्ट होगा। अगर आप समझ लो कि अगर पेपर में जब भी 2 गोलों में कंपेयर करें, एक छोटा सा समझना, इस एक लाइन से आप साइज को समझेंगे, अगर पेपर में भी 2 पेंडुलम कंपेयर करें, तो जिसका साइज बड़ा उसका टाइम ज्यादा, जिसका साइज छोटा उसका टाइम कम, तो गोलों में दोनों साइज सेम, टाइम सेम, साइज अलग, जिसका साइज बड़ा उसका टाइम ज्यादा, लेकिन लोअर और रूल केस में आपको बुद्ध लगानी है कि उसी उतनी मास का साइज बड़ा होगा, उसका टाइम ज्यादा, अदरवाइज दोनों के 3 किलो के साइज सेम, 3 किलो के साइज अलग, जिसका साइज बड़ा उसका टाइम ज्यादा। तो जब भी 2 गोलों में कंपेयर करेगा, आप समझिए कि पंगा जो है वो साइज का होगा, जब भी हम कंपेयर करेंगे, व्हेन वी कंपेयर 2 पेंडुलम्स, जब हम 2 पेंडुलम कंपेयर करेंगे, बेटा साइज आपको ध्यान देना है, इस साइज से बड़ा होगा, उसका टाइम ज्यादा, इसका साइज छोटा, उसका टाइम कम। अब ये समझ लीजिए, 2 पेंडुलम कंपेयर होते हैं, मैं थोड़ा सा माहौल चेंज करता हूं, ठीक है। अब देखिए नंबर 4 पर डायरेक्ट टू सोल्व लिखा है, क्या है हैं, उसके साइज का, अरे भाई जिसका टाइम ज्यादा होगा, और इसका सॉरी दोनों का, तो दोनों को 3 किलो का साइज अलग है, तो साइज बड़ा होगा, उसके लिए साइज बड़ा होगा, उसका टाइम उसका टाइम लगेगा, उसको है मैं कहता हूं यहां से एक पेन पढ़ना कौन से 4 घंटे में, एक कौन से 25 घंटे में, जो 25 घंटे या इसमें इसमें क्या करना है, डायरेक्ट टू सोल्व लिखा, अरे भाई टाइम लगेगा मतलब क्या है, 200 मिनट के 2 है, अब एक सेकंड पहुंच गया, एक 50 सेकंड में, तो टाइम लगेगा उसमें, अब क्या प्रॉब्लम है, डायरेक्ट टू सोल्व लिखा है। अब आगे किस बात है, हमारे पास में ये धरती माता है, धरती हमारी माता है, तो मैंने आपको बताया कि ध्यान रखना कि हमें सब कुछ आता है, कॉन्फिडेंस पूरा नाम है, आई चाहे कुछ ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बेटा धरती का पेंडुलम है, ये एक चक्कर है, वो 30 सेकंड मान लो पूरा कर लेता है, ठीक है, मान लो 2 सेकंड 3 सेकंड मानिए, तो पेंडुलम धरती का चक्कर मान लो 2 सेकंड पूरा कर रहा है, अगर मैं इस पेंडुलम को अर्थ से उठा के मून पे ले जाऊं, तो किसी पेंडुलम को अगर मून पे ले जाएं, तो किसी पेंडुलम को हम धरती से उठा के मून पे ले जाएं, पूरा आपका टाइम पर बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, क्लास लेता हूं, तो आप क्लास को होती है, मैंने सुबह क्लास में क्लास 10 मिनट पढ़ने, सुबह 10 मिनट नहीं आया, उसका फायदा क्लास में टाइम पास कर रहा है, अगर किसी पेंडुलम को अर्थ से उठा के मून पे ले जाएं, तो टाइम पर बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, अनुवाद हो गया है, मुझे ठीक है, तो मतलब पढ़ने का सही है, दुनिया का सही है, इनको पता गलत है, सिपाल गलत है, आदित्य कुमार ठीक है, उसको पता गलत, विनय गलत, साहिल गलत, बैठ समझो, आपको नहीं पता कि हम टाइम पर आपको पता है कि टाइम पर फॉर्मूला t = 2 pi under root l/g, अब मैं 2 पेंडुलम कंपेयर कर रहे हो, यही सेम पेंडुलम आप से ले चले मून पर, तो 2 पेंडुलम में कंपेयर करते तो होगा इसका साइज होगा, लेकिन एक पेंडुलम से आप ले मून का, अगर एक ही पेंडुलम हो उसका जब बदलेगा जी की बोलती है, तो अपनी पता है किसी पेंडुलम को मून पे लेंगे, तो मून पर जी का मतलब होता है, मैं सबको पता है कि मून पर जी की वैल्यू है, धरती की अपेक्षा 1 बड़ी होती है, तो मून पर जी का मतलब टाइम अवतार बढ़ेगा, इन्हें 2 सेकंड लगे, जब 2 सेकंड से अधिक लगे, टाइम इंक्रीज हो जाएगा, अगर किसी पेंडुलम को धरती से मून पर ले जाएं, तो धरती का ऐसे चलना, तो मून पर जाएगा, आराम से टाइम पर इसमें क्योंकि जब जी का मतलब होगा, टाइम अवतार का टाइम बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, जब जी की वैल्यू है 1/6, तो टाइम पर अंडर बढ़ेगा, तो किसी पेंडुलम को अर्थ से मून पर ले जाएं, कैसे होगा, पेंडुलम एट द सरफेस ऑफ मून, पेंडुलम एट द सरफेस ऑफ मून, अगर किसी पेंडुलम को मून पर ले जाएंगे, तो उसका टाइम पर अंडर बढ़ेगा, टाइम पीरियड will increase by factor of अंडर रूट 6, हिंदी में लिखेंगे, आवर्तकाल अंडर रूट 6 गुना बढ़ेगा, पेंडुलम को धरती से चांद पर ले जाएंगे, आवर्तकाल अंडर रूट 6 गुना बढ़ जाएगा, अंडर रूट 6 गुना बढ़ेगा, अंडर रूट 6 टाइम्स। मैंने समझ गया सब पढ़िया, राजस्थान में आपके से बहुत क्वेश्चन मिले हैं, मेरे बड़े भैया आपसे पढ़े हैं, पढ़े थे, सारे क्वेश्चन चेक करके आए हैं, थैंक यू सर जी, बढ़िया पढ़ाई मेहनत होगी, तो क्या सबको पढ़ाते हैं, सब लेके आते हैं, जो पढ़ता आता है, जो नाम सुन जाता अपना, है ना, उसके साथ ये जो क्वेश्चन आ रहा है, वो जो नहीं मिलते उसको फिर अंडर रूट 6 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, अब देखिए ना, सब गुड बैच क्लास कैसे आप करना है, मैकेनिक्स तो साथ में क्लास लेंगे, ये समझो फायदा का शायद तो नया बैच है, तो फायदा क्लास स्टार्ट हो जाएगी, इसके साथ में पढ़ाऊंगा मैं सुबह को या तो 7:45 पढ़ाऊंगा शाम को या मॉर्निंग 8 बजे, इसलिए स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, हो सकता है कि 7:45 से माना जाए, तो देखेंगे जो भी है, तो मॉर्निंग में कर सकते हैं। अगर मैं आपको कंप्लीट नंबर दे रहा हूं, अगर आप कंप्लीट नंबर सुन लिए, आपको पेंडुलम वाले क्वेश्चन को दिक्कत नहीं आएगी, जब भी पेपर में 2 पेंडुलम में कंपेयर आए, अगर मेरे पास में 2 पेंडुलम से कंपेयर आए, जिसका साइज बड़ा उसका टाइम ज्यादा, जिसका साइज छोटा उसका टाइम कम, लेकिन एक ही पेंडुलम हो, एक ही पेंडुलम के साथ जी का, जहां पर लेगा जी का टाइम ज्यादा, जी का टाइम कम आएगा, उल्टा वजह से प्रॉब्लम है, ऐसे मैं आपको पूछूं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मान लो मेरे पास धरती माता है, और धरती का पेंडुलम है, तो एक चक्कर 30 सेकंड में पूरा करता है, इस पेंडुलम को एक चक्कर पूरा करने में 30 मिनट लगता है, इस पेंडुलम को अर्थ के सेंटर पे ले जाऊं, अर्थ सेंटर मान लो उसे, अगर मैं किसी पेंडुलम को धरती के सेंटर पे ले जाऊं, उसका टाइम कितना हो जाएगा आपको बताना है, ये इंपॉर्टेंट केस है, पेंडुलम एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अगर किसी पेंडुलम को पृथ्वी के केंद्र पे ले जाएंगे, तो आपको बताना है कि टाइम क्या पड़ेगा। अनुराग कोई श्रीवास्तव ठीक है, राहुल का भी सही है, आदित्य बढ़िया, सनी कुमार का बाकी सब बढ़िया, लेकिन मैं नंबर दे दो, मेरा टाइम का फॉर्मूला t = 2 pi under root l/g, मैं पेंडुलम का एक से दूसरे जगह ले जाएंगे, मेरा फॉर्मूला जी का, पेंडुलम में कंपेयर करेंगे तो पंगा एक होता है, और एक पेंडुलम हो उसे एक से दूसरे जगह तो पंगा जी का, पेंडुलम का सेंटर पे ले, तब पता ये सेंटर जी का कितना होता है, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, बेटा पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0, जी जो क्या पुट कर दो, अब 0 से भागने का टाइम कितना बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा, तो टाइम पर अनंत आएगा, अगर किसी पेंडुलम को अर्थ के सरफेस से उठाकर सेंटर के केंद्र पर ले जाएं, तो टाइम पर कितना बनेगा, अनंत, इनफाइनाइट बनेगा, अनंत, अनंत का मतलब अनंत कुछ अलग कैसे मतलब, इसमें अनंत क्या मतलब है, कि किसी पेंडुलम को सेंटर पे ले गए, तो उसका आवर्तकाल अनंत, आवर्तकाल होता है एक चक्कर लगाने समय, यानी इस पेंडुलम को सेंटर पे जाएंगे, इसी का काम करने के लिए एक चक्कर पूरा करने के लिए अनंत समझिए, यानी एक छोटा सा कभी अब खप समय लगे, अनंत समय चक्कर लगता है, अनंत क्या नहीं, अनंत समय चक्कर लगेगा, चक्कर पूरा होगा नहीं, जैसे सेंटर पे वैसा आएगा, ये मतलब समझ में आए, क्योंकि काम करने के लिए अनंत समझिए, कभी एक छोटा सा 1 मिनट लगेगा, टाइम इनफाइनाइट मतलब इवन द मोस्ट पेंडुलम के साथ, यानी यहां पे पेंडुलम का मान सुन लेगा, ऊपर का इसलिए क्योंकि मैंने कहा तो मैं आपको सब जो भी क्लास में सब 500 करोड़ दूंगा अनंत समय के बाद, मैं कर रहा हूं जिस स्टार्ट करूंगा 5 ऐसे आएंगे 500 करोड़ को मिलेंगे अनंत समय के बाद, आप समझिए कि देंगे अनंत समय मिलेगा, नहीं मिलेंगे, नहीं चलो आप मेरे पास 10 साल गुरुजी थोड़ा सा इसको देखो 500 करोड़ दे दो, मैं नहीं दो लगाओ अनंत समय के बाद, आप 50 साल के बाद गुरुजी मुझे तक अनंत समय मिलेगा, मिलेंगे, ठीक है, समझिए कि अनंत समय का मतलब ये है कि इवन द मोशन ऑफ पेंडुलम विल नॉट स्टार्ट, आवर्तकाल अनंत का मतलब है कि सलूलत की गति प्रारंभ नहीं होगी, जब तक जीवन हो सकता है, मतलब जीरो अनंत करने पड़ेगा, क्या जीवन का जो है ठीक है, जीवन के सेंटर पर जी का मान 0 है, मैं जी को पूछा टाइम पूछा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सेकंड पेंडुलम देखो सेकंड लो सेकंड पेंडुलम सेकंड पेंडुलम है जिसका टाइम होता है 2 सेकंड का वो पेंडुलम का क्वेश्चन आता है वो पेंडुलम 1 चक्कर 2 सेकंड पर ले उसे सेकंड पेंडुलम कहते हैं ठीक है सेकंड पेंडुलम है जो 1 चक्कर 2 सेकंड पर ले ठीक है जो 1 चक्कर 2 सेकंड पर ले सेकंड पेंडुलम और सेकंड पेंडुलम 1 चक्कर 2 सेकंड पर इसकी लेंथ कितनी लंबाई कौन सा पेंडुलम सेकंड में चक्कर लगाएगा जिसकी लेंथ होगी 0.994 मीटर यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 1 मीटर के आसपास तो पेंडुलम सेकंड पेंडुलम की लंबाई कितनी है अगर एक्चुअली पूछा 0.994 मीटर और लगभग पूछा तो 1 मीटर ऐसा लंबाई पूछा लगभग है और टाइम आता है 2 सेकंड वो पेंडुलम जो 1 चक्कर 2 सेकंड पर ले वो हमारा सेकंड पेंडुलम कहलाता है ठीक है क्या ध्यान रखना है अच्छा अब बोलिए कितने पहले केस 5 केस 6 बात है एक बार सेकंड पेंडुलम पूछा है एक पूछा झूले वाला केस बच्चा झूले झूला है तो झूले खड़ा हो जाएगा क्या होगा झूले झूला उसके बाद में बैठ जाएगा क्या होगा ऐसा ठीक है अब देखो ये हमारे पास में एक में स्विंग झूला बनाते हैं ठीक है और मान लो कि इस झूले पे बच्चा बैठ झूला है बड़े मेरे साथ झूला है अंदर से सामने महीना 3 में आराम से बैठा झूला है अब इस बच्चे को एक चक्कर करने में 30 मिनट लगा है अब आराम से बैठा हुआ है बस पूरी है चल रहा है ठीक है अब इसने कुछ पता ही अब इसने झूले झूले पर खड़ा हो गया अगर झूले पर खड़ा है तो टाइम पर बैठा कैसे रहेगा अगर बच्चा झूले पर जाकर खड़ा है तो चक्कर लगाने के समय झूले पर चक्कर काटता है एक कोशिश के समय बैठा कैसे रहेगा अगर बच्चा झूले पर खड़ा है चलो अगर बच्चा झूले पर खड़ा होगा युग का आंसर शैलेंद्र कुमार का गलत है भाई बात गलत है मोहित कुमार का गलत है प्रदीप कुमार का ठीक है बड़ा एक दो कि जब बैठा हुआ था तो बच्चा ने बोला ये बच्चा गोले पेंडुलम के गोले का काम कर रहा है ये बच्चा सेंटर का मतलब है उस समय पेंडुलम की पेंडुलम का क्या सेंटर की लंबाई तो ये बच्चा बैठा लंबाई थी इस बच्चा खड़ा होगा तो नाम हो जाएगी ये लंबाई बढ़ जाएगी ये लंबाई बढ़ेगी तो टाइम बढ़ जाएगा टाइम बढ़ने का टाइम को पेंडुलम जैसे पेंडुलम जैसे गोले का टाइम बढ़ने होती है कि पहले चक्कर 2 सेकंड में अब दूसरा लगा 2 सेकंड में लेकिन फास्ट होगा अगर मैं सोचिए अगर आप गोले हो तो आप गोले का फास्ट होता है फटाफट चक्कर होता है ये बच्चा समझो आप गोले का गोले चला 3-4 सेकंड का मान लो ना जैसे पहले इसको बजाने के बाद से पेंडुलम का नाम सुनाता है जैसे गोले बजाएंगे तो आप नाम होगी तो पेंडुलम की लंबाई बढ़ेगी लंबाई का जैसे लगाना और सेंटर की लंबाई होती है तो टाइम बढ़ेगा फास्ट हो जाएगा एक समझ में आता है कि गोले का टाइम बढ़ेगा टाइम उसमें क्या बढ़ेगी तो टाइम बढ़ेगा इसमें क्या बढ़ेगी ठीक है जब समय का मतलब नहीं ज्यादा इसको होना केस नंबर 7 ये बच्चा झूला कैसे बड़ा मान लो एक झूला है इसमें बच्चा बैठ कर झूला था ठीक है अब बच्चा आगे झूला था उसे एक चक्कर पकड़ने में 30 मिनट लगा बच्चा बैठा है एक ऑसिलेशन 1 2 30 मिनट कर रहा है इस बच्चे को लगा कि बच्चा और बैठ जाए तो और बच्चा बैठा टाइम बढ़ती इसके बाद में बच्चा और बैठ जाएगा तो टाइम बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा क्या होगा इस बच्चे को लगा के एक बच्चा और बैठ जाए तो टाइम बढ़ेगा क्या पड़ेगा बढ़ेगा कि ये मेरा पता है देखो मेरा बढ़ेगा से अब बच्चा बैठा था तो पेंडुलम की लंबाई लगा उसे लंबाई बनेगी अब इसके बाद में बच्चा और बैठ जाएगा मास हो गया तो पेंडुलम का टाइम बढ़ना मास बढ़ना नहीं है ये बच्चा 30 मिनट 30 मिनट हो सकता है तो पेंडुलम का जब इसकी लंबाई होगी लगभग इसके आसपास की लंबाई होगी जितनी लंबाई पेंडुलम की लंबाई है लंबाई चेंज नहीं आता टाइम बढ़ेगा नाइस पर बढ़ेगा तो लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता लंबाई बढ़ेगी टाइम बढ़ेगा नाइस पर बढ़ेगी और आप झूले हो और आप बगल में चक्कर बैठ जाए बस इतना लगाना है सिर्फ अगर कोई फर्क नहीं पड़ता बैठ झूले उसके बाद आगे बढ़ेगा फिर चलेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप इसको खड़ा हो जाएगा तो दूसरा खड़ा हो जाएगा बढ़ेगी हम लोग बैठ कर चुप होना है ठीक है ठीक हमारे पास में ये झूला के साथ बनाना है झूले पर बगल में कोई फर्क नहीं पड़ता झूले कर लेंगे झूले बढ़ जाएगी सेकंड पेंडुलम टाइम 2 सेकंड होता है 0.94 मीटर लगभग 1 मिनट के आसपास और पेंडुलम सेंटर जाएगा टाइम बढ़ जाएगा अंत मतलब है कि वो पेंडुलम का नाम सुन लेगा इसके अलावा पेंडुलम को टाइम बढ़ जाएगा दो पेंडुलम सेम साइज है सॉरी दो का मास सेम साइज अलग है तो साइज बॉक्स टाइम ज्यादा छोटा साइज का बड़ा साइज ठीक है दोनों एक दो 5 दोनों साइज सेम अगर साइज में टाइम बढ़ जाएगा सेम और साइज जो साइज भी हो साइज में टाइम सेम आएगा ठीक है ये लो रोल में करना है कि साइज बढ़ेगा इसका टाइम बढ़ जाएगा ज्यादा ठीक है अब इसमें लास्ट केस मैं बताऊं ये आपको ध्यान रखना है केस नंबर 9 कितने केस बताऊं मैं कितने चलना है अगला देखना पूरा क्या केस है ये नीचे है जो मैंने पढ़ा उसका ये मेरे पास में एक धागा है और क्या है बटली बाल्टी मैंने बाल्टी ली ठीक है एक बाल्टी ली बस बाल्टी को बांध दिया ऐसे ठीक है ये मान लो बाल्टी है ये पूरी पूरी पानी से भरी है बोल सोचा है ना मेरे पास एक बाल्टी थी ये पूरी पूरी पानी से भरी है मैंने साथ छोड़ दिया ये एक चक्कर पूरा 30 मिनट कर रही है तो पूरी पानी से एक चक्कर 30 मिनट कर रही है अब मेरे पास एक बाल्टी है मैं इसने यहाँ पे एक सुआ घोप दिया और ऐसे पानी लगा बाल्टी पूरी पानी से भरी थी एक चक्कर 30 मिनट कर रही थी अब बाल्टी पानी से भरी है तो पूरी बाल्टी है इसका टाइम आउट बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा वॉच में सेकंड हैंड की मोशन एग्जांपल सर्कुलर मोशन का और ये ऑप्शन हो सकता है बाकी एक ऑप्शन हो सकता है हम ऑप्शन देंगे तो बता दो तो पूछा जो मेरे पास आंसर आ यहाँ पे जितने का टाइम बढ़ जाएगा उनका गलत है जो करेक्ट जाएगा उनका भी गलत है जो करेक्ट सेम रहेगा उनका भी गलत है यहाँ देखो अब की बाल्टी वो सब उसमें सेम रहेगा उन्हें क्या लगा है उनको लगा ये बाल्टी है पूरी पूरी पानी से भरी थी तो एक 30 सेकंड लगा दी इससे पानी कम हो गया बाद में पूरी कम हो गया तो उससे मास पर टाइम पता टाइम का फॉर्मूला 2 पाई अंडर जी फॉर्मूला एम है नहीं तो बाल्टी पूरी पूरी 20 किलो की हो जब 22 किलो जब 6 किलो जब फर्क नहीं है तो मास पर टाइम का सेम रहेगा क्यों क्योंकि आपने नहीं दिया तो ये फॉर्मूला एम नहीं है क्या होता है ये एम का मतलब 10 लगाना सेंटर अगर पूरी पानी से भरी है तो सेंटर मास से तो कितना है और लाइक अगर कुछ अगर उसको है अगर वो यूनिफॉर्म हो लेकिन ऐसा ना कि भाई सही लगभग पूरी पानी से भरी है पूरी जैसे तो सेंटर कुछ उसमें नहीं नहीं उसमें पेट्रोल की नहीं है ये पानी से पानी हो जाएगी तो अब खाली नीचे पानी है तो ये बाल्टी नीचे भारी हो जाएगी बाल्टी नीचे भारी हो जाएगी तो नीचे भारी हो जाएगी सेंटर नीचे तो जाएगा अगर उसमें सही हो कहीं से भारी हो तो सेंटर जो है तो भारी से तो जाता है मतलब बोला है तो एक सेंटर कुछ होगा लेकिन पेट्रोल पहले लगा नीचे भारी रूप के सेंटर कुछ नहीं आता है नीचे होता है तो बाल्टी में पानी पड़ना शुरू तो सेंटर को जाएगा सेंटर से बढ़ेगा लेकिन पानी पूरी पकड़ जाएगा बिल्कुल आसपास हो जाएगा तो बाल्टी ऐसे खाली बैठी हो बिल्कुल खाली बैठी हो तो सेंटर कुछ होगा लेकिन सेंटर नीचे तो वापस ऊपर हो जाएगा जिससे बाल्टी सेंटर से बढ़ेगा निकाल सेंटर क्या होगा ये बाल्टी है इसका टाइम आता है
मतलब कि पहले सेकंड जो भी सेकंड पूरी सेकंड लगी थी उसे एक्स्ट्रा सेकंड लगा 2 सेकंड 30 सेकंड चौथा सेकंड लगेगा 3 सेकंड लगेगा 3 लगेगा बिल्कुल खाली रहेगी तो पकड़ने में लगेगी तो इनिशियल बिल्कुल लगेगा हम पूछे बताइए उसमें क्या होगा तो बैटरी का आउटपुट बढ़ता है और फिर घटता है तो पानी बढ़ेगी तो कोई चीज अपन नीचे को ऊपर बैटरी ऊपर होगा तो नीचे को जाएगा तो बिल्कुल कम लगेगा तो बिल्कुल खाली बैटरी से ऊपर बढ़ना शुरू करेगा तो टाइम बढ़ता है बढ़ता है ये लिखना है ये टाइम पीरियड बकेट मैं इंग्लिश में बताऊं द टाइम पीरियड ऑफ लिख बकेट initially increases and then decreases टपकती बैटरी का आउटकाल DECREASES टपकती बैटरी का आवर्तकाल पहले बढ़ता है फिर घटता है लिखो भाई टपकती बैटरी का आवर्तकाल टपकती हुई बाल्टी का आवर्तकाल पहले बढ़ता है और फिर घटता है ठीक है तो आगे करते हैं बाकी में नेक्स्ट ठीक है चलो आज इतना ही बाकी में अगली क्लास में 10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा हमारा सिंपल पेंडुलम और फिर हम यूनिट डायमेंशन स्टार्ट करेंगे बाय